अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक सवाल जो मुसलसल उठाया जाता रहा है, खास तौर पर कुछ तनाज़ात के सामने आने के बाद ये सवाल मजीद शिद्दत से उठाया गया कि JIT की इमारत का इंतज़ामी कंट्रोल किसके पास है, इमारत के अंदर की सिक्योरिटी किसके पास है, और सवालात की आड़ में साजिश की बातें की गई, तनाज़ात बढ़े, इल्ज़ाम तराशी हुई, और जब हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई तो इन तनाज़ात में साजिश की आवाज़ों में और ज़्यादा तेज़ी आई। किसी और की तरफ से नहीं, हुक्मरान जमात की तरफ से। वो मुसलसल कहते रहे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। इनडायरेक्टली साजिश कौन कर सकता है, इस बात का भी इजहार करते रहे, और ये सारे मामलात हम आपके सामने रखेंगे। मगर जब तस्वीर लीक हुई तो अपोजिशन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि असल में ये साजिश हुक्मरानों की है, क्योंकि JIT का जो इमारत है उसका इंतज़ामी कंट्रोल तो हुकूमत के पास है, हुकूमती इदारों के पास है। FIA, पुलिस, ये सारे के सारे मामला देखते हैं। इसलिए तस्वीर लीक इसलिए की कि JIT पर दबाव डालें, JIT मुतनाज़े हो। अभी तक इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला कि तस्वीर लीक किसने की, तो उसका ताल्लुक किस इदारे से था, ना ही आज जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे ये बात वाज़ेह होगी। मगर आज इन सवालात का जवाब मिल गया। द न्यूज़ में शाया होने वाली अहमद नूरानी की खबर के मुताबिक JIT के दफ्तर का इंतज़ामी कंट्रोल और सिक्योरिटी खुफिया इदारे ISI के पास है। ISI को इस बात की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी। ISI ने JIT के इंतज़ामी और सेक्रेटेरियल उमूर का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर संभाला। सिर्फ इंतज़ामी और सेक्रेटेरियल उमूर नहीं, ISI JIT को मीडिया मॉनिटरिंग और कानूनी मुआवनत भी फराहम कर रही है। खबर के मुताबिक JIT ने पहले ही दिन फैसला कर लिया कि अगर JIT की कार्रवाई, गवाहों से पूछे गए सवालात या दस्तावेजात लीक हो गए तो सारा अमल मुतनाज़े हो जाएगा और JIT बदनामी की वजह बनेगी। लीकेजेस को रोकना मुश्किल काम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को अपने फैसले में लिखा कि JIT के अराकीन अपनी मदद के लिए अपने मुतालिका महकमों से स्टाफ ले सकते हैं। यानी अदालत ने यह फ्री हैंड दिया था JIT को कि आप जिस भी इदारे से चाहें वो मदद ले सकते हैं। मगर JIT अराकीन को खदशा हुआ कि अगर सिविलियन इदारों से, यानी उन इदारों से जो हुकूमत के मातहत हैं, हुकूमत की वजारतों के मातहत हैं, पुलिस हो गई, FIA हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, अगर इन सिविलियन इदारों से स्टाफ लिया गया तो JIT की मालूमात के लीक होने का इम्कान ज्यादा हो जाएगा। इसलिए JIT के पहले ही इजलास में तमाम अराकीन ने इत्तफाक किया कि तमाम महकमों से स्टाफ लेने की बजाय ISI को इस इमारत की जिम्मेदारी दी जाए, वो इमारत जहां पर JIT तहकीकात कर रही है। अहमद नूरानी साहब की मजीद रिपोर्ट में लिखा है कि ज्यादातर इंतजामी उमूर भी ISI ही निपटाए, ये JIT ने कहा। इसके अलावा JIT सेक्रेटेरिएट और अरकान की सिक्योरिटी भी ISI ही के हाथों में हो। JIT अरकान ने यह भी फैसला किया कि इन फैसलों की मंजूरी अमल दरामद बेंच से ली जाएगी, और खबर के मुताबिक इन फैसलों की मंजूरी मुअज़्ज़िज़ जजेस ने दे दी, मगर इस मंजूरी से मीडिया को आगाह नहीं किया गया। इसके अलावा मुसवदे तैयार करना, नैब के इरफान नई मंगी और माली दस्तावेजात का तज्जिया स्टेट बैंक के आमिर अजीज के सुपुर्द किया। यानी जो इंतजामी मामला थे वो सारे के सारे ISI के सुपुर्द किए गए और JIT की ख्वाहिश पर किए गए। उन्होंने जजेस से इस्तदा की, वरना जजेस ने पहले कहा था आप जिस मुतालिका महकमे से चाहें मदद ले सकते हैं, मगर JIT को जो हुकूमती इदारे हैं उन पर नहीं था भरोसा, वहां से लीकेजेस हो सकती हैं, तो उन्होंने ISI के लिए इस्तदा की और फिर अदालत ने उसकी मंजूरी दी। खबर के मुताबिक इस हवाले से जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया तो उन्होंने तहरीरी सवालात के जवाबात नहीं दिए। इस हवाले से पनामा अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने कोई तबसरा नहीं किया और कहा कि किसी को शिकायत है तो वो अदालत में उनसे रब्ता करे, वो सिर्फ अपने फैसलों के जरिए या फिर अदालत में बोलते हैं। उन्होंने भी किसी इशू पर प्राइवेट गुफ्तगू नहीं की। अलबत्ता वजारत दिफा और JIT ज़राए ने खबर की तस्दीक की, अहमद नूरानी साहब की इस खबर की तस्दीक की। बहरहाल अब यह वाज़ेह हो गया है कि फेडरल जुडिशल अकेडमी जहां JIT का सेक्रेटेरिएट है, इस इमारत का मुकम्मल कंट्रोल ISI के पास है। वही इंतजामी मामलात को देख रही है, वही अंदरूनी सिक्योरिटी को भी देख रहे हैं, वही मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वही कानूनी उमूर का जायजा भी ले रहे हैं। इस खबर की तस्दीक के बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह हो रही हैं, क्योंकि JIT की जमा कराई गई 120 सफ़हात की रिपोर्ट में उन तमाम टॉक शोज के क्लिप्स, अखबारात के तराशे और सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट्स शामिल किए गए जिनमें JIT पर तनकीद की गई। तो सवाल उठा और JIT पर तनकीद हुई कि JIT तहकीकात कर रही है या फिर मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है।
ये और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है। और ये सवाल उठता रहा कि कैसे तमाम चैनल्स की मॉनिटरिंग कर ली जेआईटी ने, कैसे सोशल मीडिया की मौसर मॉनिटरिंग हो गई। मगर अब वाज़ेह हो रहा है कि जेआईटी की मदद आईएसआई ने की और ये तो वाज़ेह हो गया, मगर तहकीकात के दौरान हुसैन नवाज की तस्वीर लीक कैसे हुई, किसने की, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। ये बात अभी तक सामने नहीं आई, ना जेआईटी ने बताई है, ना ही सामने रखी गई है। जेआईटी सेक्रेटेरिएट में मजीद क्या हो रहा है, रोजनामा द न्यूज़ में 7 जून को उमर चीमा ने अपनी जेआईटी में पेशी की रुदाद लिखी। उमर चीमा वो वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने पनामा केस के हवाले से आईसीआईजे के साथ काम किया और फिर जेआईटी ने उन्हें भी बुलाया उनका बयान रिकॉर्ड करने के लिए। जब वो बयान रिकॉर्ड कराने गए तो क्या हुआ, उमर चीमा ने लिखा कि उन्हें जेआईटी की तरफ से 16 मई को कॉल आई। वो जेआईटी सेक्रेटेरिएट गए तो वहां जेआईटी के सरबराह वाजिद जिया के कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ने पूछने पर उमर चीमा को बताया कि वो वजारत दिफा से हैं। इस जवाब से अब यही जाहिर होता है कि उनका ताल्लुक एक ऐसी एजेंसी से है जो वजारत दिफा के मातहत है। खबर के मुताबिक सिक्योरिटी चेक उबूर करने के बाद जब वो आगे बढ़े तो उनके इस्तकबाल के लिए एक और अफसर मौजूद थे। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और पूछने पर बताया कि उनका ताल्लुक भी वजारत दिफा से है। उमर चीमा ने अपनी खबर में मजीद लिखा कि वजारत दिफा के अफसर ने जेआईटी को मेरी आमद के बारे में बताया और फिर 10 मिनट बाद उन्हें सवाल जवाब के लिए इसी कुर्सी पर बिठा दिया गया जिस पर हुसैन नवाज की तस्वीर कुछ दिनों पहले लीक हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि वजारत दिफा के हुक्काम का न सिर्फ सेक्रेटेरिएट पर कंट्रोल है बल्कि जेआईटी और जेआईटी की नशिस्तों की तरतीब भी बताती है कि किसका हुक्म चलता है। पूछगछ के दौरान खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे वाजिद जिया के दाएं बाएं बैठते हैं। इस पूरे अमल में वजारत दिफा का हर जगह असर नजर आया। उमर चीमा साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जेआईटी सेक्रेटेरिएट वजारत दिफा के मातहत महकमों के मौसर कंट्रोल में है और ये बात सिर्फ यहीं से नहीं, पार्किंग से जेआईटी के कमरे तक वजारत दिफा के स्टाफ ने उन्हें पहुंचाया, बल्कि तकरीबन हर गवाह को उन्होंने ही हैंडल किया, सिर्फ उमर चीमा ही को नहीं। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक जेआईटी का इंतजामी कंट्रोल आईएसआई के पास है और ये तमाम अराकीन का मुत्तफिका फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इजाजत दी। मुल्क की सियासत में एक बार फिर से साजिशों की गूंज है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि कौन कर रहा है, वाज़ेह तौर पर नाम लेकर कहा, हुकुमरान जमात बताने को तैयार नहीं, सिर्फ इशारे कर रही है। जूजू जेआईटी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, साजिश की तकरार भी बढ़ रही है और साजिश का इल्जाम आला हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से भी लगाया जा रहा है। आलमी और मकामी साजिशों की बात की जा रही है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने जेआईटी के मामले को रेमंड डेविस के मामले से जोड़ा। रेमंड डेविस के मामले में क्या हुआ था, उससे जोड़ने की वजह क्या है, वो तो हम आपके सामने रखते हैं। क्या कहते हैं? ये ड्रामे पहले भी होते देखे हैं, लेकिन अब इनके किरदार बिल्कुल नंगे हैं। रेमंड डेविस के केस में हमने क्या सबक सीखा कि बैरून मुल्क जो ताकतवर ताकतें हैं वो अंदरून मुल्क पाकिस्तान की ताकतों को कोई हुक्म करें तो अदालती निजाम, पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम उसको हाईजैक करके किसी गुनाहगार को छुड़ा लिया जाता है। हमें डर है उसी तरह की रेमंड डेविस जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ है, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया ना जाए। अब रेमंड डेविस के मामले पर अभी हाल ही में सामने आने वाली उनकी अपनी किताब में जो रेमंड डेविस ने लिखी है, ये दावा किया गया है कि, और उस दावे के बरक्स ज़ाहिर है कोई दावा आया नहीं उन हजरात की तरफ से जिनके अब जिक्र किया गया उस किताब में, कि रेमंड डेविस की रिहाई में सबसे अहम किरदार, रेमंड डेविस के मुताबिक अपनी किताब में लिखा कि सबसे अहम किरदार उस वक्त के आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा ने अदा किया। बल्कि किताब के मुताबिक रेमंड डेविस की रिहाई के मौके पर जनरल पाशा कमराए अदालत में मौजूद थे। तो नून लीग रेमंड डेविस के मामले का हवाला देकर किसके खिलाफ साजिश की बात कर रही है, क्योंकि उस वक्त अगर ये सारा मामला हुआ और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि किस तरह बैरूनी लोगों की बात यहाँ के लोगों ने मानी और यहाँ के जो जुडिशरी है उसको इन्फ्लुएंस किया, किस तरफ एग्जैक्टली तलाल चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि रेमंड डेविस ने तो उस वक्त के डीजी आईएसआई शुजा पाशा का जिक्र किया। इसी तरह नून लीग के रहनुमा और पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि धरनों से शरीफ खानदान के खिलाफ साजिश की जा रही है। ये धरनों से मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो है ये साजिश है। इसमें अंदरूनी हाथ भी है, इसमें बैरूनी हाथ भी है। इसकी आगे फिर जो है ये चीज़ें जो है वो आगे से आगे जो है वो चलती आ रही हैं।
अब धरने की साजिश किसने रची है? अगर वो कह रहे हैं कि धरनों से साजिश चलती आ रही है, धरने की साजिश किसने रची है? खुद नून लीग के ही रहनुमा इस हवाले से इशारे दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने धरने के पीछे जनरल शुजा पाशा ही का हाथ करार दिया, साथ में जनरल ज़हीरुल इस्लाम का भी नाम लिया। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मीडिया को बाकायदा डायरेक्ट किया गया, जो कुव्वतें डायरेक्ट करने वाली थीं उन्होंने मीडिया पे को टाइम भी दिलवाया धरने को। इमरान खान साहब इस्तेमाल हुए। इमरान खान साहब का ख्याल था कि इस हारे पे मेरी जो है वो लॉटरी निकल आएगी। जनरल पाशा साहब जो है वो बड़े मसरूफ रहे। पाशा जो है इन्वॉल्व थे। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो है उनका पर्सनल ग्रीवियंस था। कोई नून लीग रहनुमा मिसालें दे रहा है रेमंड डेविस केस की, कोई धरनों की मिसालें दे रहा है। अब धरनों की मिसाल देकर नून लीगी रहनुमा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हालांकि हुकूमत का अब कहना है, मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा, सीनियर वज़रा बारहा ये बात कह चुके हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हैं। बारहा ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। माजी के बरक्स कोई ऐसी बात नहीं, कोई सियासत में मुदाखलत नहीं। ये सारी बातें भी खुद हुकूमती वज़रा कह चुके हैं, मगर धरने से जोड़ना, रेमंड डेविस के मामले से जोड़ना, ये बात भी बार बार कही जा रही है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। हमारे शो में भी ये बातें खुद हुकूमती वज़रा कह चुके, माजी के बरक्स तमाम मामला से वो दूर है, ये बात कर चुके, तो फिर ये इशारे क्यों हैं? अहम बात यह है कि नून लीग की तरफ से साजिश की बात तो की जा रही है, मगर साजिश करने वालों का नाम सामने नहीं लाया जा रहा। बस खबरदार कर रहे हैं, खबरदार इस बात से कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक वक्त में ये बातें बता सकते हैं। कल मरियम नवाज ने यही बात की, खुद नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि उनके दिल में बहुत सी बातें हैं। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाल्लाह कौम से भी कहूंगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। कौन खौफ खाए, कौन नहज पर ले जा रहा है, कौन मजबूर कर रहा है, क्यों मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बातें करेंगे और कब करेंगे? दिल में बात है, बता नहीं रहे। हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बार बार पूछा, मगर नहीं बताया जा रहा। अलबत्ता इमरान खान ने आज सवाल उठाया कि हुकूमत का इशारा किसकी तरफ है, फौज की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ? अब ये क्या, मैं इनसे पूछता हूँ, क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? अपोजिशन की तरफ से भी मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत बताए कि साजिश कर कौन रहा है। आखिर वो कौन है जो साजिश कर रहा है तेरे खिलाफ? हमें वो बताओ तो। 2014 की तरह शायद मुझे जरदारी साहब फिर कह दे, खुर्शीद शाह जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश हो रही है, डट जाओ। अगर जरदारी साहब को कोई नाराजगी है, डरते हो, खौफजदा हो, तो उनको ना बताओ, चलो मुझे बता दो। चलो मुझसे भी शर्म आती है, मुझे ना बताओ, मौलाना फजल रहमान को बता दो, वो हमें बता दे। आपने देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, इमरान खान हो, सब मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत बातें कर रही है, इशारे दे रही है, वाकयात कोट करके इशारों को और ज्यादा वाज़े करती है, मगर मुकम्मल वाज़े तौर पर सामने आने को तैयार नहीं कौन साजिश कर रहा है। अलबत्ता आज साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पिछली दफा साजिश की गई तो हमने साथ दिया, मगर उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे, और अगर अब साजिश हो रही है तो क्या करें? मैं मियां साहब को कहता हूं कि शेर बनाओ, शेर का सिंबल लिया हुआ है। अगर आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो अब आप बर्दाश्त करें। आपके साथ जब पहले कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो हमने साथ दिया था, मगर आपने हमारी कदर नहीं की, आपने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है, और जरदारी साहब ने तो ऑलमोस्ट ये कह ही दिया कि अगर हो रही है तो भी भुगते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब आपका साथ दिया धरने में तो आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमारे लोगों के साथ क्या किया, और उसकी वजह से इख्तलाफात हुए। अब हुकूमत साजिश की बात कर रही है, कुछ ऐसे हल तलब मामला ज़रूर हैं, चाहे व्हाट्सएप कॉल का मामला हो, चाहे तस्वीर के लीक होने का मामला हो, चाहे दूसरे मामलात हों,
जो कि अहमद नुरानी साहब की एक और स्टोरी थी कि क्या JIT के लोगों को भी नहीं पता कि वो रिपोर्ट जो जमा करा रहे हैं उस पर दस्तखत ऐसे ही कर देते हैं बगैर पढ़े, या फिर जो फ़ोन टैप करने का इल्ज़ाम लगाया गया हुकूमत की तरफ से उसका मामला हो। ये जवाबात ज़रूर आ जाने चाहिए, मगर ये साजिशें अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं करते जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं कि किसी एक इदारे की तरफ हुकूमत वाज़े तौर पर उंगली उठा सकती है जब तक कि तस्वीर लीक का मामला और दूसरे मामला सामने आ ना जाएं, वाज़े तौर पर बता ना दिए जाएं। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाहिद सहाफ़ी हैं जो JIT के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लिखा भी था। उमर चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आप खुद गए और आपने अपना इस हवाले से खबर भी दी। आप समझते हैं, आज नुरानी साहब ने भी लिखा है और फैक्ट्स को बयान किया है उनके मुताबिक कि उन्होंने अपनी सोर्सेज से भी कंफर्म किया कि कोई और जो दीगर सिविलियन इदारे हैं या कोई और इदारे हैं उनका कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल इस बिल्डिंग का जिसमें ये मामलात हो रहे हैं, सारी मॉनिटरिंग ISI ही के पास है। देखिए शाहज़ेब, मैं जब उधर गया था मेरे एक अपने मुशाहिदात थे और शुरू में आपको याद होगा कि मैंने इस पे नहीं लिखा, कुछ अरसे के बाद लिखा, बल्कि जो चीज़ें मैंने नोट की तो मैंने एक गुड फेथ में उधर खामोशी भी इख्तियार की। मैंने समझा कि शायद वो चाह रहे हैं कि हर तरह से JIT को सियासी असर और सूख से पाक रखा जाए। लेकिन बाद में जूं डेवलपमेंट्स होती गई तब मुझे जाके भी एक बड़ी परेशानी हुई कि ये किस तरह से हो रही हैं और जिन लोगों को ये काम सुपुर्द किया गया है वो इसको किस अंदाज में बयान कर रहे हैं। तो मैंने फिर उधर जाके रिपोर्ट किया। आज आप जिस स्टोरी की जिक्र कर रहे हैं अहमद नुरानी साहब की स्टोरी का, आप ये समझें कि मैंने जो उस टाइम रिपोर्ट किया था वो मेरे मुशाहिदात थे। अहमद नुरानी साहब ने जो आज रिपोर्ट किया है वो उनकी मालूमात हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों स्टोरीज को पढ़ें तो आपको उसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वही चीज़ें जो मैंने शुरू में लिखी उन्हीं चीज़ों की जो बाद में इत्तलात आई, जो नुरानी साहब ने रिपोर्ट किया, और तमाम वो लोग जो कि उसमें इन्वॉल्व भी हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, सबको पूछा, कुछ ने कमेंट नहीं किया नहीं, लेकिन उन्होंने भी उन चीज़ों की तरदीद नहीं की। और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया कि जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हम एक आर्डर के तहत, अदालत उज़्मा के आर्डर के तहत हम वो चीज़ें कर रहे हैं। चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि वैसे ये मुतालबा करना JIT की तरफ से कि हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत ही के अरकान को और वज़ीर आज़म के बच्चों को अगर बुलाना है, ख़ुद वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को तक को बुलाना है और उनके छोटे भाई को या वज़ीर ख़जाना को, तो ये एक फ़ैसला इस तरह ज़रूर नज़र आता है कि जो मामलात लीक हुए हैं, अगर तस्वीर के अलावा समन्स हो गए, दूसरी बातें हो गई, वो हुकूमत की तरफ से हुए। अगर हुकूमती ही लोग होते, FIA होता और चीज़ें लीक हो रही होती तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा बड़ी होती, हुकूमत के ऊपर सवालात उठते। तो ISI का अगर उनकी तरफ से फैसला किया गया तो साजिश की तरफ ना देखा जाए तो नज़र आता है कि फैक्चुअली एक ऐसा फैसला था जिसमें वो चाहते थे कि तनाज़ात कम हो, लीकेजेस भी कम हो और उंगलियां भी कम उठें और मामलात अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, हमें दो पहलुओं से देखना पड़ेगा। एक तो उनका मेरे ख्याल के दुरुस्त फैसला है कि बजाय कि उसमें 6 अदारों के लोग इन्वॉल्व थे, 6 मेंबर हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर सबकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस होगी तो उसमें लीकेज को रोकना, कंट्रोल करना वो मुश्किल होगा। तो आप किसी पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते कि किसने लीक किया है, तो वो तो एक फ्री फॉर ऑल वाली सिचुएशन बन जाती है। हाँ, ये जरूर दुरुस्त बात है कि उन्होंने वो तय कर दिया कि किसी एक डिपार्टमेंट के पास हो, ताकि अगर कोई चीज लीक होती है या कि कोई किसी किस्म का इशू बनता है तो क्रेडिट अगर उनको जाएगा तो डिसक्रेडिट भी उनको जाएगा। इसमें जो एक प्रॉब्लम नजर आती है वो ये आती है कि ये जिस अंदाज में राजदारी में किया गया तो वो, और जो कि हमारी एक पुरानी हिस्ट्री है और मुख्तलिफ इदारों की व्हीलिंग डीलिंग में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से खदशात लोगों की नज़र में आए, उनके ज़हन में सवालात उठे कि क्या ये इस अंदाज में खामोशी के साथ किसी एक अदारे को ये हैंड ओवर करनी चाहिए थी, ये चीज़ें नहीं। अब देखें कि ये एक पहली JIT है कि अगर किसी JIT में एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जाता है तो हर दफ़ा 3 एजेंसीज होती हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, ISI होती है और इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। ये पहली दफ़ा है कि जिसमें IB को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो जो इसमें खदशात थे वो ये थे कि IB शायद गवर्नमेंट के ज़्यादा करीब है तो ये कुछ चीज़ें लीक ना कर दे। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि हमारी जो एजेंसी ISI है उनके भी माजी में काफ़ी सवालात उठाए जाते रहे हैं। तो या तो अगर इन चीज़ों को सियासी असर और रसूख से आज़ाद रखना ही मकसूद था और उसमें किसी एजेंसी की ज़रूरत थी तो फिर कोई एयर इंटेलिजेंस ले आते या कोई नेवल इंटेलिजेंस ले आते। अगर ये चीज़ों को इतना आपने फुल प्रूफ बनाना था और आप ये चाहते थे कि उस पर कोई सवाल भी ना उठा सके, इन्वॉल्व किया भी है
आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर कर देते कि हमने फलां एजेंसी को ये चीजें उनके हवाले कर दी हैं, ताकि अगर कोई मसला पैदा हो तो वो एक किसी को हम रिस्पॉन्सिबल कर सके। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कतरी शहजादे का मामला अभी तक हवा में लटका हुआ है। दोहा गए हुसैन नवाज, क्या कतरी शहजादे को मनाने गए कि आप आ जाएं सिफारत खाने, वरना बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे हम, जिम्मेदारी क्या उन्हीं की है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जेआईटी के पास अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, मगर अब तक शरीफ खानदान के सबसे अहम गवाह का मामला हल नहीं हो सका। अब तक शेख हम्माद बिन जासिम का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका और आज द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जेआईटी के 2 अरकान दोहा गए और फिर वहां से वतन वापस आ गए। कतर में उन्होंने शेख हम्माद बिन जासिम को पाकिस्तानी सिफारत खाने में बुलाया और शेख हम्माद, जो पहले ही सिफारत खाने में बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर चुके हैं, उन्होंने जेआईटी से अपने दफ्तर में बयान रिकॉर्ड करने को कहा, जिसके बाद जेआईटी अरकान वतन वापस पहुंच गए। मुतज़ाद इतलात हैं और कुछ इतलात ये हैं कि जेआईटी के अरकान गए ही नहीं हैं कतर, कुछ इतलात ये हैं कि वो गए और वापस आ गए और उन्होंने नहीं गए, इस बात को नहीं माना कि शेख हम्माद बिन जासिम को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर, उनके दफ्तर में जाकर इंटरव्यू किया जाए। इसके अलावा आज अचानक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज कतर रवाना हुए। फिर हुसैन नवाज कतर क्यों गए अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ, मगर कतर में भी बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है, जहां शरीफ खानदान के 2 अहम अफराद जो कतरी शेख से राबते में रहे, वो दोनों इस वक्त कतर में नहीं। कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर छुट्टी पर चले गए हैं, जिनका बारे में कहा जाता है कि वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से राब्ते में थे, जबकि कतरी शेख के करीब समझे जाने वाले सेनेटर सैफुर रहमान भी के हवाले से भी खबर आई कि वो भी कतर में नहीं। क्या यही वजह है कि हुसैन नवाज को अचानक कतर जाना पड़ा और फिर वो कतर जाने के बाद जो भी मुलाकात थी उनकी, उसके बाद लंदन रवाना हो गए? ये क्या मामला हो रहा है? हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, ये क्या हो रहा है कतरी शहजादे के हवाले से? हुसैन नवाज का जाना, फिर वहाँ से लंदन निकल जाना, क्या मालूमात है आपके पास? सफ़ीर का छुट्टी पर होना, इतने अहम मामलात के हवाले से। शाजिब, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। आज 4 से 5 घंटे हुसैन नवाज शरीफ ने दोहा में गुजारे और कुछ अहम लोगों से उनकी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन ये बात कंफर्म की गई है हमें कि उसकी कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम से कोई मुलाकात नहीं हुई है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ देर पहले शरीफ फैमिली के ज़रिए से हमें कंफर्मेशन आई है कि इस वक्त हुसैन नवाज लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पर 3 दिन वो बरतानिया में रहेंगे। वहाँ पर भी कुछ मीटिंग्स हैं इसी केस से रिलेटेड, वहाँ वो कुछ लोगों से मिलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। जो पाकिस्तान के सफ़ीर की छुट्टी पर बात है, मुझे एक सीनियर एहलकार ने दोहा में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है कंफर्म किया है कि वो 19 जुलाई तक छुट्टी पर हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। ये बात बहुत अहम है कि आखिर वो इस अहम लम्हे पे छुट्टी पे क्यों चले गए हैं, क्योंकि जब जेआईटी मुतवातिर पाकिस्तानी एम्बेसी से राब्ते में है, पाकिस्तान की एम्बेसी एक ऐसा चैनल है जो कम्युनिकेशन कन्वे कर रही है हम्माद बिन जासिम फैमिली को, तो ओवरऑल ये वो सारी चीज़ें हैं जो दोहा में होती रही। और आपको मालूम है कि 2 दिन पहले सेनेटर सैफुर रहमान वो भी लंदन में मौजूद थे। तो सेनेटर सैफुर रहमान और पाकिस्तानी सफ़ीर वहाँ पर 2 ऐसे लोग थे जो हम्माद बिन जासिम के साथ मुतवातिर राब्ते में थे और जेआईटी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे ताकि वो वहाँ जाकर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकें। तो ओवरऑल जी हमें बताया जा रहा है कि हुसैन नवाज शरीफ अब से कुछ घंटों बाद लंदन में पहुंच जाएंगे और मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करवाएगी, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे जाहिद गिशकोरी। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ शरीफ खानदान का, नून लीग का मुसलसल ये कहना है कि जेआईटी हमारे सबसे अहम गवाह को जाकर इंटरव्यू क्यों नहीं कर रही? अगर पाकिस्तान के कवानीन उन पर लागू नहीं होते तो उनके घर पे जाकर, उनके दफ्तर में जाकर इंटरव्यू क्यों नहीं कर लेती? ऑपोजिशन का यह कहना है कि क्योंकि गवाह पेश किया था शरीफ खानदान ने, इसलिए जिम्मेदारी भी है शरीफ खानदान की कि वही उनको लेकर आएँ और उनको प्रोड्यूस करें, जहाँ पर जेआईटी उनको बुला रही है प्रोड्यूस करें। और ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये दलील रही है शरीफ खानदान की तरफ से या नून लीग की तरफ से। एक ज़माने में ये तक कहते रहे, जब पनामा का बेंच काम कर रहा था, समाप्त कर रहा था, कि आप क्यों नहीं विटनेस बॉक्स में बुला लेते, यानी कि यहाँ पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उनको विटनेस बॉक्स में बुलाकर सवाल कर लेती, उनकी जरा कर लेती। क्या कहते हैं?
JIT में जाहिर है जो कुछ नहीं हुआ अदालत में वो होगा, उसके लिए फिर आपके कुछ जो आपने एफिडेविट्स जमा कराए हैं, जो खतूत जमा कराए हैं कतरी खत के लिए कि वेरिफिकेशन के लिए कि हमाद बिन जासिम दे देंगे JIT को इंटरव्यू, तारिक शफी, शेख अब्दुल रहमान अब्दुल्ला जो दुबई की जिसको मिल बेची थी और उन्होंने एफिडेविट आपने जमा कराया वो दे देंगे, ये सारे के सारे कर देंगे कोऑपरेट इस JIT के साथ? देखिए, एक तो जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करवाए शाहजेब, उनके बिल्कुल उनको रीवेरीफाई करवा सकते हैं, वो उन लोगों को मिल सकते हैं। और मैं आपसे एक और भी कहूं, ड्यूरिंग दी ये जो जब ये केस की हियरिंग चल रही थी तो हमारे एक वकील ने कहा था जज साहब से कि जब कतरी के खत की बात आई, उन्हें कहा क्यों नहीं आप बुलाएं उन्हें, विटनेस बॉक्स में लाएं और ट्राई करें और उनसे पूछें। हमने तो उस वक्त भी ऑफर किया था। जब उस वक्त ऑफर किया था तो कैसे किया था? क्या कतरी शहजादे से पूछे बगैर कर दिया था और अब कतरी शहजादे से पूछा है, या फिर उस वक्त तो कतरी शहजादे आने को तैयार थे जब पनामा की समाअत हो रही थी, अब आने को तैयार नहीं हो रहे? अब और कोई मामला है क्या? हुसैन नवाज उन्हें ही मनाने गए थे कि आप प्लीज JIT अगर कह रही है तो पाकिस्तान के सिफारत खाने में आ जाइए, मामला क्या है और जिम्मेदारी किसकी है? आईनी और कानूनी तौर पर जिम्मेदारी किसकी है? इस हवाले से हम बात करते हैं। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। किसकी जिम्मेदारी है? ये शरीफ खानदान की जिम्मेदारी है कि उनके विटनेस हैं तो वो वहां लेके आए जहां JIT उन्हें बुला रही है, या फिर JIT को जाना चाहिए अगर पाकिस्तान के कवानीन उन पर लागू नहीं होते? देखिए जी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कतरी शहजादे का ख़त पेश किया गया था उनके सामने, वो 5 जज साहिबान ने ये फ़ैसला किया कि इसमें जो कहानी लिखी है ये चूँकि सुनी सुनाई बात है, इसलिए ये कानून शहादत के तहत इसको हम एक एविडेंस के तौर पे या शहादत के तौर पे नहीं ट्रीट कर सकते और ये शहादत नहीं बनती। लेकिन अगर इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई दस्तावेज़ात हैं जो इसको साबित करें स्टेटमेंट को, तो वो ज़रूरी है कि उनको देखा जाए। इसलिए उन्होंने JIT को रेफ़र किया और एक इशू फ्रेम किया। वो जो 13 सवाल हैं उनमें से एक इशू ये भी है कि JIT ये पता करे कि ये जो कतरी शहजादे के ख़त में जो कहानी है इसके साथ कोई सबूत हैं कि नहीं। तो अब इस सिचुएशन में पहली ज़िम्मेदारी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर होती है कि वो कतरी शहजादे को JIT के सामने पेश करें दस्तावेज़ात के साथ। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते किसी वजह से, तो अगर JIT चली जाए तो इसमें भी कोई ऐसा महल बेहतरी की तरफ ही होगा अगर वो जाके उनसे ले ले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कतरी शहजादे सिर्फ वही स्टेटमेंट देंगे जो लेटर में है, तो फिर तो उनकी ओरल स्टेटमेंट या ज़ुबानी स्टेटमेंट जो है वो भी सुनी सुनाई बात होगी और उसको कानून शहादत के तहत एक शहादत नहीं तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर कतरी शहजादे ये साथ कहें कि जनाब मेरे पास ये दस्तावेज़ात हैं, आप ये आके ले लें, ये आके इनको वेरीफाई कर लें, तो फिर JIT पे जिम्मेदारी होगी कि वो जाके कतरी शहजादे के वो दस्तावेज़ात लें और उनसे फिर वेरीफाई करें। मतलब और लेकिन अगर वो एक ऐसे सिनेरियो में जाहिर है अगर दस्तावेज़ात दें, आपने कहा, वरना वो ख़त की तरह ही होगा। अगर वो सिर्फ वर्बली ये बात कह देते हैं कि जो मैंने ख़त में लिखा वो दुरुस्त था, जो एक और ख़त की सूरत में भी लिख चुके हैं, मगर अगर नहीं जाती JIT और नहीं ला पाते शरीफ ख़ानदान भी कतरी शहजादे को पाकिस्तान के सिफारत खाने में, तो ऐसी सूरत में क्या फैसला खिलाफ आ सकता है? JIT की बात काबिल कबूल होगी कि क्योंकि ये आए नहीं इसलिए हमने नहीं किया, और इनके खिलाफ फैसला आ सकता है शरीफ खानदान के खिलाफ? ये गुंजाइश है कि JIT चली जाती तो बेहतर था, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिस पर पाकिस्तान के कवानीन नहीं लागू होते और वो नहीं आने को तैयार था। देखिए जी, अगर तो कतरी शहजादा ये कहता है JIT को कि आप दस्तावेज़ात मेरे से हासिल कर लें जो ये साबित करते हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है या लेटर में जो लिखा है वो साबित हो जाता है, और JIT नहीं जाती, फिर तो मेरा ख्याल है JIT इंसाफ के मुताबिक नहीं चल रही। लेकिन अगर कतरी शहजादा सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि आप मेरी स्टेटमेंट सुन लें और मेरे पास मज़ीद कोई दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो फिर JIT का जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर नहीं भी जाती तो वो रिपोर्ट अपनी फाइनल कर सकती है। तो मगर अब ये एस्टैब्लिश कैसे होगा? डिपेंड करता है, उसने कहा है कि आके आप मुझसे इंटरव्यू कर लें, ये एस्टैब्लिश कैसे होगा? क्योंकि ना उन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास दस्तावेज़ात नहीं है, ना ये लिखा है कि आके मुझसे दस्तावेज़ात ले लें, दोनों चीज़ नहीं लिखी, तो एस्टैब्लिश कैसे होगा ऐसी सूरत में? मंतक ये कहता है कि अगर उनके पास दस्तावेज़ात हों और वो दिखाना चाहते हैं तो उनको लिख देना चाहिए था ख़त में,
JIT को कि जनाब मैंने जो स्टेटमेंट दी है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप आके डॉक्यूमेंट्स ले लें। अगर उन्होंने ये नहीं कहा JIT को तो उससे फिर ये साबित होता है या ये अक्स किया जा सकता है कि उनके पास दस्तावेजात नहीं हैं और वो सिर्फ सुनी सुनाई बात ही करना चाहते हैं। मगर उन्होंने ये तो कहा हो कि मैं इसलिए वेरीफाई JIT करता हूं तमाम चीज़ों को जो मैंने पहले खत में कहा, तो आप कह रहे हैं उससे कम से कम ये एस्टैब्लिश नहीं होता। जब वो कहते हैं कि मैं वेरीफाई करने को तैयार हूं, आप मेरे पास आए, तो एस्टैब्लिश नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट्स का ही कह रहे हैं। जी, वो डॉक्यूमेंट्स उनको जिक्र करना चाहिए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आप आके देख लें, मैं खुद नहीं लाना चाहता, ये उनकी फ़ोटो कॉपी है, आप इनको वेरीफाई कर लें। इस हद तक तो वो कह सकते थे कतरी शहजादे, क्योंकि उनको इसके कहने के लिए या डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए खुद नहीं आना पड़ता। बहुत शुक्रिया, फिर जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और वो कह देते और अभी भी शरीफ ख़ानदान की जिम्मेदारी है, उनके विटनेस हैं, और अगर वो नहीं आ रहा है तो JIT चली जाए, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, ये भी एक मस्बत बात होगी कि वो जाके उन्हें इंटरव्यू कर लें। 3 दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अवाम का एक सर्वे आया है और अवाम की राय कोई बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं है नून लीग के लिए। गुज़िश्ता सर्वे मस्बत आते थे, कोट भी करते थे। क्या सर्वे आया है, क्या कह रहे हैं पनामा के मामले को लेकर, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आपके सामने रखेंगे। सिर्फ 3 दिन बाद पनामा केस पर JIT तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में क्या होगा, JIT क्या रिपोर्ट देगी, फैसला वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के हक में आएगा या कसूरवार ठहराए जाएंगे? क्या वजीर आज़म इस फैसले के नतीजे में घर जाएंगे? रिपोर्ट आने में भी 3 दिन बाकी हैं, सबकी नजरें उसी पर जमी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कैसे फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी राय क्या है, असल फैसला क्या आएगा, वो तो रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। लेकिन अवामी राय जानने के लिए गैलप पाकिस्तान ने मुल्क भर से मुंतखब 1700 से जायद अफराद से राय ली। 51% अवाम का ये ख्याल है, 51%, कि पनामा केस का फैसला वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ आएगा। गैलप सर्वे के मुताबिक 48% अवाम की राय है कि वजीर आज़म और उनके खानदान को JIT कसूरवार करार नहीं देगी, जबकि 1% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। गैलप ने अवाम से तहकीकात के दौरान हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के हवाले से भी सवाल किया, और गैलप का सवाल क्या हुसैन नवाज की तस्वीर मंजर आम पर आने पर JIT की नाकामी है, और 56% ने तस्वीर लीक होने को JIT की नाकामी करार दिया। 43% लोग हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले को JIT की नाकामी नहीं मानते, जबकि 1% ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सर्वे में 51% लोगों ने इस बात से इत्तफाक किया कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के खदशात ने इस मामले को सियासी बना दिया है, जबकि 48% का कहना है कि मामला सियासी नहीं बना। साथ साथ गैलप पाकिस्तान ने अवाम से सवाल किया कि हुकूमत की जानिब से JIT के जिन अराकीन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया, उन्हें इस कमेटी से क्या इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब में 57% ने इस्तीफा देने का मशवरा दिया, जबकि 43% ने कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। 55% ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की JIT में पेशी को अच्छा कदम करार दिया। 44% ने कहा कि वज़ीर आज़म का पेश होना उनकी मजबूरी थी, यानी 44% लोगों का यह ख्याल है। अब सबसे आम सवाल कि 32% लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म के बारे में उनकी राय बेहतर हुई। 34% का मानना है कि वज़ीर आज़म के बारे में उनकी राय ख़राब हुई, जबकि 34% ने कहा कि वज़ीर आज़म के बारे में जो राय पहले थी अब भी वही है। तो पनामा के मामले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बारे में लोगों की राय ख़राब होने में बहरहाल एक असर नज़र आया है। JIT रिपोर्ट से पहले अवाम की रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन असल फैसला JIT की रिपोर्ट करेगी। ज़ाहिर है उस फैसले को पॉपुलिस्ट फैसला नहीं होना है, जो अवाम को अच्छा लगे बुरा लगे वो फैसला नहीं होना है, कानून के मुताबिक होना है। मगर अवाम का जो सर्वे है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। साथ ही इस JIT के पूरे मामले में जहां स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, वहीं गुज़िश्ता रोज़ जो डॉलर का मामला हुआ, जिस तरह रुपए की कदर में कमी आई, हुकूमत जमात के लोग वो मामला भी सारा का सारा इसी सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर डालते नजर आए। खुद वजीर ख़जाना ने कहा कि शुरू में उन्हें भी यही लगा कि जो डॉलर की कीमत में अचानक इतना तेज़ी से इजाफा हुआ, 108 रुपये से ऊपर चला गया, ये इन्हीं सियासी मामलात की वजह से हुआ। मगर आज जो वजह उन्होंने पेश की वो बड़ी अजीब है। दुनिया भर में करेंसियाँ गिरती हैं मुआशी मामलात की वजह से, कहीं ना कहीं सियासी मामलात की वजह से, मगर पाकिस्तान की करेंसी कल गिरी मिसकम्युनिकेशन की वजह से। खुद वजीर ख़जाना साहब बता रहे थे, क्या कहते ज़रा सुनो। रीज़न मेरे नज़दीक शायद वही था कि शायद पॉलिटिकल बेसिस पे स्पेकुलेट किया गया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह बनी।
और वो इंस्टीट्यूशन को मैं नहीं कहूँगा कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन गैप हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मुझ समेत कि उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान की मईशत के साथ इतना बड़ा खुद एनालिसिस करके फैसला कर ले और उसके दूसरे साथी डिप्टी गवर्नर को पता भी ना हो। अब ये वाज़ेह है कि कल स्टेट बैंक ने कहा था कि ये मुआशी हक़ाइक़ के मुताबिक है जो कि रुपए की कदर में कमी आई। आज ये कह रहे हैं कि अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता वज़ीर ख़जाना साहब, और ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा फॉल जो पाकिस्तानी रुपए में आया वो किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो गया। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब गवर्नर मुस्तकिल लगाएंगे, जल्द लगाएंगे, जैसे ही वज़ीर आज़म वापस आएंगे वो तहकीकात करके बताएंगे कि ये फॉल कैसे हुआ। ये अजीब ही मामला है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। तो साहब ये अजब मामला है कि पाकिस्तान की करेंसी इसलिए भी गिरती है कि इदारों के दरमियान मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, मगर आपको जेन्युइनली भी नहीं लगता कि इस बात से ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि करेंसी ओवर वैल्यूड है पाकिस्तान की, उसे ज़बरदस्ती ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है सियासी मकासद के लिए या किसी और वजह से, जिसकी मिसाल सामने आई कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से अचानक ये हो गया? कहना मुश्किल है क्योंकि अंदरूनी बात हमें तो नहीं पता, बट एक चीज़ तो शाहज़ेब भाई वाज़ेह है कि जो फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के वो वीक हैं और जो एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है वो इतनी फ्रेजाइल है कि कुछ घंटों के लिए अगर सपोर्ट हटा दिया तो रुपए की कदर कोई 3 से 4 रुपए गिर गई। तो रिगार्डलेस ऑफ ये कम्युनिकेशन गैप है या कोई इसके पीछे साजिश है या ये प्री प्लान्ड कोई ड्रामा है, बट एक हकीकत तो साबित हो गई है कि जो करेंसी है पाकिस्तान की वो कमज़ोर है और ओवर वैल्यूड है, उसको एडजस्ट होना है। और दूसरा एक अफसोसनाक बात ये भी है कि जो हमारे यहाँ इदारे हैं और उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है और चीज़ें कितनी सेंट्रलाइज हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर हुई या नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में तो बहुत अफसोसनाक ये वाक़या था। अब आगे आने वाले दिनों में जितना भी सेंट्रल बैंक या मिनिस्ट्री के थ्रू उसको रुपए को सपोर्ट कर ले, मगर एक जो कॉन्फिडेंस का गैप आया है वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स ज़रूर उसको अपनी डिसीजन लेने से पहले उसको ज़रूर गौर करेंगे। मगर सर साहब वैसे भी अगर देखा जाए मुआशी इशारत में दुनिया भर में मुमालिक पर यह प्रेशर होता है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाएं ना कि घटाएं। चाइना के ऊपर ये प्रेशर रहता है अमेरिका का कि आपका तिजारती खसारा हमारे साथ, हमारा तिजारती खसारा आपके साथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपनी करेंसी की वैल्यू को बेहतर करें। वो नहीं करते, हमारा उल्टा है। हम कहते हैं कि नहीं, हम अपनी करेंसी की वैल्यू को नहीं घटाएंगे क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट और बढ़ जाएंगी। मगर इस फॉर्मूले में हमारी इंपोर्ट्स पर फर्क पड़ा क्या है? इतना रिकॉर्ड किस्म का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, धड़ाधड़ इंपोर्ट्स हो रही हैं। ये फॉर्मूला हमें किसी भी तरीके से बेनिफिट करता है? एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इस चक्कर में हम वो नहीं कर रहे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाएंगे। कोई फायदा हो रहा है पाकिस्तान को इससे? देखिए ये बहस बहुत पुरानी है कि मार्केट रुपए को अगर डिप्रिशिएट किया जाए तो उससे इंपोर्ट कंट्रोल नहीं होती और उससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, जो थ्योरी के अगेंस्ट है। मगर पाकिस्तान में ये साबित हुआ है कि जो कोरिलेशन है एक्सपोर्ट्स का और करेंसी का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आर्टिफिशियली किसी को ओवर वैल्यू रखा जाए, क्योंकि आप देखें जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जो लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, इस रुपए की कदर की वजह से वो अफोर्ड हो रही हैं। लोग अरबों रुपए की गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, मोबाइल सेट्स मंगा रहे हैं। तो कुछ हद तक जो थ्योरी है वो काम करती है और बहुत ज़्यादा करेंसी को ओवर वैल्यू रखने का यही रिज़ल्ट होता है जो हमने देखा कि कोई 10 से 11 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इतना बड़ा अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 3-3.25% हो जाना पिछले 8-10 साल में नहीं हुआ। तो एक हद तक तो कंट्रोल या मैनेज करना मुनासिब है, मगर बहुत ज़्यादा उसको आर्टिफिशियली मैनेज करने के जो नेगेटिव असरात हैं वो पॉजिटिव असरात से कई ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, इस हवाले से हमें बता रहे थे असरात ज़्यादा हैं। अब एक सियासी ख्वाहिश है कि हम पर सियासी तनकीद होगी अगर रुपया गिरेगा, क्योंकि पाकिस्तान में माहौल ऐसा है तो उसको मैनेज करके रखना है, तो इसका फ़ायदा कितना होगा। और मिसकम्युनिकेशन हो रही है, इदारे कितने मजबूत किए हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, कैसे उनके सरबराहान मेरिट पर लगाए हैं, ये वाज़ेह हो रहा है। जब आप एक कायम मकाम गवर्नर के जरिए कभी चल रहे होंगे, फिर उसको मिसकम्युनिकेशन हो रही होगी, ये सब मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा है। मईशत के जो तारीफ़ की वो बातें करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।